गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्यारे विद्यार्थियों, क्लास 11 का टॉपिक 12th जिसका नाम है ऊष्मागतिकी। इससे पहले अपने अध्ययन किया कार्नोट इंजन और कार्नोट इंजन की संरचना और कार्नोट इंजन की क्रियाविधि और कार्नोट इंजन द्वारा किया गया कार्य। हमने देखा था कि जो कार्नोट इंजन में दो समतापी और दो रुद्धोष्म प्रक्रम है, उनके द्वारा किया गया कार्य W बराबर Q1 माइनस Q2 बराबर R T1 माइनस T2 log E V2 अपॉन V1। यह हमने देखा था कि V2 अपॉन V1 बराबर V3 अपॉन V4 भी हम यहाँ लिख सकते हैं। ये बात अपन ने वहाँ अच्छी तरह अध्ययन करी थी। यहाँ हम केवल और केवल कार्नोट इंजन की दक्षता के बारे में अध्ययन करेंगे। ये हमने पिछली वीडियो में अध्ययन कर लिया है। तो कार्नोट इंजन की दक्षता, कार्नोट इंजन की दक्षता efficiency of कार्नोट इंजन। कार्नोट इंजन की दक्षता किए गए कार्य और स्रोत से ग्रहण की गई ऊष्मा का अनुपात होती है। किए गए कार्य और स्रोत से ग्रहण की गई ऊष्मा के अनुपात को कार्नोट इंजन की दक्षता कहते हैं। अनुपात को कार्नोट इंजन की दक्षता कहते हैं। तो दक्षता बराबर किया गया कार्य बटे स्रोत से ग्रहण ऊष्मा। अब देखो, इसे नीटा से प्रदर्शित करते हैं। नीटा से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात कार्नोट इंजन की दक्षता क्या होती है? नीटा। या मैं मानता हूं कि कार्नोट इंजन की दक्षता नीटा है, कार्य W है, स्रोत से ग्रहण ऊष्मा Q1 है। देखो, W का मान आपके सामने है, मैंने लिख दिया है। और जो Q1 का मान है, ये Q1 का मान भी मैं यहाँ लिख देता हूँ रेड पेन द्वारा। तो Q1 बराबर होता है N तो 1 मोल के लिए हमने लिया था, इसलिए N आएगा नहीं। RT1 log E V2 अपॉन V1। अब ये Q1 और W के मान यहां पर रख दीजिए। Q1 का मान ये है और W का मान ये है। तो W का मान है R T1 माइनस T2 log E V2 अपॉन V1 और Q1 का मान है R T1 log V2 अपॉन V1। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि R से R कैंसिल हो गया, log E V2 अपॉन V1 से log E V2 अपॉन V1 कैंसिल हो गया। तो बचा क्या?
T1 माइनस T2 अपॉन T1, जिसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस T2 अपॉन T1। तो डेट सिंप्लाइज नीटा बराबर हो गया 1 माइनस T2 अपॉन T1। अब इस कथन से निम्नलिखित निष्कर्ष निकलते हैं। जैसे मान लो कि ये कथन आपका नंबर 1A है। ए से निम्नलिखित निष्कर्ष निकलते हैं। समीकरण ए से निम्नलिखित निष्कर्ष निकलते हैं। और पहला निष्कर्ष है कि जो कार्नो इंजन की दक्षता है, वो कार्यकारी पदार्थ पर निर्भर नहीं करती है। तो पहला निष्कर्ष आपका यही है, कार्नो इंजन की दक्षता कार्यकारी पदार्थ पर निर्भर नहीं करती है। तो पहला निष्कर्ष ये हो गया। दूसरा निष्कर्ष, कार्नो इंजन की दक्षता कार्यकारी पदार्थ पर निर्भर नहीं करती है, जबकि कार्नो इंजन की दक्षता सिंक और स्रोत के तापमान पर निर्भर करती है। इसकी दक्षता स्रोत वह सिंक के ताप पर निर्भर करती है। तो दो बातें निष्कर्ष निकल के आ गई कि कार्नो इंजन की दक्षता कार्यकारी पदार्थ पर निर्भर नहीं करती है, कार्नो इंजन की दक्षता केवल सिंक के ताप और स्रोत के ताप पर निर्भर करती है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जो थर्ड निष्कर्ष है, देखो W बराबर या नीटा बराबर W अपॉन Q1 और W बराबर है Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। इसको नाम देता हूँ मैं B। तो A वह B से, दोनों में नीटा नीटा है, तो हो जाएगा 1 माइनस Q2 अपॉन Q1 बराबर 1 माइनस T2 अपॉन T1। ये 1 से 1 कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, तो आ जाएगा Q2 अपॉन Q1 बराबर T2 अपॉन T1। एक निष्कर्ष निकल के आपका ये आ गया है। जो चौथा और अंतिम निष्कर्ष है वो ये है, इंजन की दक्षता 100% हो, इसकी दक्षता 100% होने के लिए देखो नीटा इजिकल टू हमारा था 1 माइनस T2 अपॉन T1, ये था। अब इसकी दक्षता 100% कब हो सकती है? तो इसके दो रास्ते हैं।
या तो T2 का मान 0 हो या T1 का मान अनंत हो। यदि हम T1 का मान अनंत करते हैं तो ये क्या हो जाता है 0, और T2 0 करते हैं तब भी ये 0 होता है, तो नीटा कितना मिलता है 1 मिलता है। तो यही बात मैं लिख रहा हूं, किसी दक्षता 100% होने के लिए या तो T2 बराबर 0 केल्विन या T1 बराबर इन्फिनिटी हो, जो कि दोनों ही असंभव है, जो कि दोनों ही असंभव है। यानी T1 भी 0 अनंत नहीं हो सकता है, T2 भी 0 नहीं हो सकता है। अतः कार्नो इंजन की दक्षता 100% नहीं हो सकती है। हालांकि अन्य इंजनों से कार्नो इंजन ज़्यादा बेहतरीन कार्य करता है, ये बात स्पष्ट हो चुकी है, परंतु कार्नो इंजन की दक्षता भी 100% नहीं होती है, जिसका लॉजिक मैंने आपको बताया है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस टॉपिक का अंतिम बात है ऊष्मागति का द्वितीय नियम। ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, इसे शॉर्ट में बोलते हैं स्लॉट, SLOT, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम किसी क्रिया के होने या नहीं होने या क्रिया के होने की दिशा के ज्ञान में सहायक है। जो ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम का सीमा थी कि यह ऊष्मा के स्थानांतरण की दिशा को व्यक्त नहीं करता है, ये बात ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम में पूरी हो पाई है। तो इसका कथन मैं ले लेता हूं, ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम किसी क्रिया के होने या नहीं होने या नहीं होने की, ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम किसी क्रिया के होने या नहीं होने की तथा क्रिया के होने की दिशा, क्रिया के होने की दिशा के ज्ञान में सहायक है। इस नियम के दो कथन हैं, या यह नियम दो कथनों पर आधारित है, दो कथनों पर आधारित है। पहला, केल्विन तथा प्लांक का कथन
केल्विन तथा प्लांक का कथन किसी निकाय के ऐसे किसी भी इंजन का निर्माण असंभव है जो चक्रीय प्रक्रम में कार्य करते हुए ऐसे किसी भी इंजन का निर्माण असंभव है जो चक्रीय प्रक्रम में कार्य करते हुए स्रोत से ऊष्मा लेकर उसे पूर्णतः कार्य में बदल दे। ऐसे किसी भी इंजन का निर्माण करना असंभव है जो चक्रीय प्रक्रम में कार्य करते हुए स्रोत से ऊष्मा लेकर उसे पूर्णतः कार्य में बदल दे। जैसे उदाहरण के लिए ये मेरा कोई स्रोत है और यहाँ पे कोई कार्यकारी पदार्थ है और फिर यहाँ पे नीचे है सिंक। ये हो गया स्रोत T1 केल्विन पर, ये इसको Q1 ऊष्मा देता है और Q1 ऊष्मा में से ये W कार्य करता है और Q2 ऊष्मा सिंक को देता है। और यहाँ पर ये कार्यकारी पदार्थ। अब ये जो केल्विन और प्लांक का कथन है वो ये कहना चाहते हैं कि ये स्रोत से ऊष्मा ले, ये स्रोत से Q1 ऊष्मा लिया और यहाँ पर आपका ये कार्यकारी पदार्थ है Q1। अब ये सिंक को बिना ऊष्मा दिए ये इस Q1 ऊष्मा को पूरी कार्य में बदल दे, इस Q1 ऊष्मा को पूरी की पूरी कार्य में बदल दे। तो यही कह रहे हैं ऐसे किसी भी इंजन का निर्माण करना असंभव है। तो ये क्या है? असंभव प्रक्रिया है, असंभव प्रक्रिया। और ये क्या है? संभव प्रक्रिया। ये क्या है? असंभव प्रक्रिया और ये है संभव प्रक्रिया। तो इसमें एक महत्वपूर्ण है, यह है कार्नो इंजन के सिद्धांत पर आधारित है। यह है कार्नो इंजन के सिद्धांत पर आधारित है। ये कार्नो इंजन के सिद्धांत पर आधारित है।
देखो आप ये भी जानते हो, ये हमने जब ऊष्म इंजन पढ़ा था तो उसमें ये देखा था, और अभी केल्विन और प्लांक ये कह रहे हैं कि किसी चक्रीय प्रक्रम में स्रोत से ऊष्मा लेकर उसे पूर्णतः कार्य में परिवर्तित कर दे, ऐसा असंभव है। तो ये बात हम कहना चाह रहे हैं, जो असंभव है और ये वाली संभव है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जो दूसरा कथन है, क्लॉसियन का कथन यह एक असंभव प्रक्रिया है कि किसी चक्रीय प्रक्रम में यह एक असंभव प्रक्रिया है कि किसी चक्रीय प्रक्रम में कार्यकारी पदार्थ निम्न ताप की वस्तु से ऊष्मा को सीधे उच्च ताप की वस्तु में बाह्य कार्य की अनुपस्थिति में सीधे उस ताप की वस्तु में बाह्य कार्य की अनुपस्थिति में ऊष्मा स्थानांतरित कर दे। यही क्लॉसियन का कथन है। अब देखो, मैं यहाँ पर थोड़ा सा परिवर्तन कर देता हूँ, तो ये तो हो जाएगा और इस पर ये W कार्य किया गया है। और दूसरी जो स्थिति है, वो ये है कि ये निम्न ताप की वस्तु से ऊष्मा लेकर बाह्य कार्य की अनुपस्थिति में उच्च ताप को ऊष्मा स्थानांतरित कर देता है। देखो यहाँ पर हमने बाह्य कार्य W किया था, परंतु यहाँ कोई बाह्य कार्य नहीं कर रहे हैं। ये इस निम्न ताप वाली वस्तु से ऊष्मा लेकर उच्च ताप वाली वस्तु को ऊष्मा दे देता है, जो कि क्या है, एक असंभव प्रक्रिया है। और यही बात हमें क्लॉसियन भाई साहब कहते हैं कि यह एक असंभव प्रक्रिया है जो चक्रीय प्रक्रम में कार्यकारी पदार्थ निम्न ताप वाली वस्तु से ऊष्मा लेकर सीधे ही उस ताप वाली वस्तु को बाह्य कार्य की अनुपस्थिति में
ऊष्मा का स्थानांतरण कर दे। तो ये क्या है, एक प्रकार की असंभव घटना है, जबकि ये क्या है, संभव घटना है। और हम ये भी जानते हैं कि ये जो संभव घटना है या संभव प्रक्रिया है वो एक प्रकार का परिसीतक है। तो हम ये कह सकते हैं कि यह परिसीतक के सिद्धांत पर आधारित है। यह परिसीतक के सिद्धांत पर आधारित है। परिसीतक के सिद्धांत पर आधारित है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लास्ट एंड जो अंतिम बात है इसकी वो है एंट्रोपी। एंट्रोपी एंट्रोपी किसी निकाय की आणविक गति की अनियमितता का मापक है। देखो, जब हमने ऊष्मागति के चर पढ़े थे तो उसमें जैसे ताप, दाब, आयतन, आंतरिक ऊर्जा, मोलों की संख्या और एक वर्ड पढ़ा था एंट्रोपी। हम उसी एंट्रोपी के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। एंट्रोपी किसी निकाय की आणविक गति की अनियमितता का मापक है। एंट्रोपी अधिक होने पर एंट्रोपी अधिक होने पर अनियमितता अधिक होगी। एक बात तो ये स्पष्ट होगी। दूसरी बात जो है, एंट्रोपी जो है प्रायिकता का फलन है। एंट्रोपी प्रायिकता अर्थात प्रोबेबिलिटी, फंक्शन ऑफ प्रोबेबिलिटी, एंट्रोपी प्रायिकता का फलन है। और जो थर्ड इंपॉर्टेंट बात है, एंट्रोपी साम्यावस्था की स्थिति में किसी निकाय की एंट्रोपी अधिकतम होती है। साम्यावस्था की स्थिति में किसी निकाय की एंट्रोपी अधिकतम होती है। और ये देखो, आणविक गति जो होती है ना अणुओं के बीच में, उसका मापक है। साम्यावस्था की स्थिति में निकाय की एंट्रोपी अधिकतम होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने एंट्रोपी के बारे में अध्ययन किया और कार्नो इंजन की दक्षता का अध्ययन किया और ऊष्मागति के द्वितीय नियम का अध्ययन किया। अतः आप मेरे government.vlogs यूट्यूब चैनल को लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद।